हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टर्न पे क्या पढ़ा था? हमने एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो रेजोनेंस को और अच्छे से समझ पाओगे, बट रेजोनेंस यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप डिटेलिंग और अच्छे से डिटेलिंग आप कहिए कि जब आप ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ोगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? जैसे क्या होता है, देखिए क्यों रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ी हमको। जैसे क्या हुआ, जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया तो ये देखा गया कि जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंटली स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो बहुत स्ट्रक्चर्स के लिए मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, मीन्स कि एक स्ट्रक्चर बना के हम जितना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमको मिली थी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ी। कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं कि जिनको अगर आप मिलाइए, जिनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, जिनको आप बनाएंगे तो उनके इन्फॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करोगे तो आपको वो एक्सपेरिमेंटल जो हमें इन्फॉर्मेशन दी रही है उनके बराबर मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ी। जैसे देखिए लिखा हुआ भी, द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स कांट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे थे जिनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ी। तो रेजोनेंस है क्या? द फिनोमिनन इन विच मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर रिटन फॉर अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस वो फिनोमिनन है जिसमें किसी सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या है, पहली बात तो रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी कि बहुत सारे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनको हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह देखा गया कि जैसे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ दी गई हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, वो हमारी जो हमने ऑब्ज़र्व की है वैल्यू जो देख रहे हैं हम, उससे क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर से नहीं मिल पा रही थी हमें, इसलिए हमें वहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाना पड़े और उसके लिए एक टर्म यूज़ करना पड़ा जिसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस वो फिनोमिनन है, ठीक है, वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, किसी सिंगल कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हो। समझ में आए? और ये जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? इन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है डेफिनेशन? ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए एग्जांपल के फॉर्म में दिया, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस व्हेनेवर अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या जिसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ऑफ दी हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जब आपका किसी मॉलिक्यूल को उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो एक्सप्लेन ना कर पाए तो हम क्या करते हैं, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर में देखो, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो एटम्स की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। एटम्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, सिर्फ वहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मेरी बात समझ में आई? और उसमें भी जब आप लोग और डिटेलिंग पढ़ोगे तो आप देखोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करेंगे। ठीक है, अभी सिग्मा और पाई हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि यहाँ पे एटम्स मूव नहीं करते, यहाँ पे कौन मूव करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एटम्स अपनी जगह पे रहते हैं। तो जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ना कर पाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिमिलर एनर्जी, एटम्स की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। ठीक है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिए तो दूसरे स्ट्रक्चर में 3 लिए, नहीं, आपके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स आपका सब चीज़, एनर्जी, आपका एटम्स की पोजीशन, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब सेम होना चाहिए। और उसको बेसिस पे रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इनका जो इन सारे स्ट्रक्चर का एक आप कह लीजिए कंक्लूजन निकलेगा, एक कंक्लूसिव स्ट्रक्चर निकलेगा और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइब्रिड। देखिए एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको समझा, जैसे ओजोन का दिया हुआ है, देखो ओजोन का स्टेटमेंट देखते हैं फिर उसके बाद उसको पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मैं सीधा देखो दिया है कि आपका जैसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो ओजोन का बॉन्ड लेंथ होता है, जैसे देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ओजोन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है,
ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट ये सब नहीं देख रहे हैं हम, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ये देखा गया कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 128 pm है एक्सपेरिमेंटली। दोनों जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है, 128 pm है, ठीक है। मगर अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देखो इसमें देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के बीच में ये 148 pm है, मीन्स जो बॉन्ड लेंथ होगा 148 pm का है, और दूसरे ऑक्सीजन के बीच का जो लेंथ है वो 128 pm है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते तो आपको पता ही है कि भाई एक तरफ डबल बॉन्ड बनेगा, एक तरफ कोऑर्डिनेट बनता है। तो हम कोऑर्डिनेट अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये देखा गया कि एक तरफ का जो स्ट्रक्चर है वो 140, एक तरफ के ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है आपका, वो 148 pm है, और दूसरे ये दो ऑक्सीजन है, इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 pm है। या इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, सॉरी 128 नहीं 121 pm है। इसी को आप दूसरी तरीके से लिख सकते हो कि भाई हम बॉन्ड इधर ना बना के, हम इधर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम इधर बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने बॉन्ड देखो इधर बना दिया, तो जब हम बॉन्ड इधर बना रहे तो देखो इधर का 121 pm हो गया और इधर का 148 pm हो गया। अब हम किस स्ट्रक्चर को सही माने, स्ट्रक्चर तो दोनों सही है, ये कोई स्ट्रक्चर गलत नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर गलत नहीं है, मगर किस स्ट्रक्चर सही माने। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो बॉन्ड लेंथ दी है दोनों ऑक्सीजन के बीच में वो दी गई है 128 pm, ना ही 148 दिया है ना 121 दिया है। आपका दोनों जो दो बॉन्ड, एक जैसे मान लो ये जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है, ये जो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या है, इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 pm दिया है, ठीक है। तो ना ही 148 है ना ही 121 है, तो कौन सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा। तो इसके लिए ये देखो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सही है, तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इनका एक कंक्लूसिव स्ट्रक्चर निकला जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और कंक्लूसिव स्ट्रक्चर क्या निकला कि हमने बीच में ऑक्सीजन बनाया, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर से आप ये देख सकते हो कि डबल बॉन्ड आपका कहीं पर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है और इधर भी रह सकता है। तो ये देखो डबल बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये डॉट दिखाने का मतलब है कि डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के बीच में भी रह सकता है, इस ऑक्सीजन के बीच में भी रह सकता है। और अब जब बॉन्ड लेंथ निकाली गई तब निकला 128 pm, क्या निकला 128 pm। तब जाके एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू थी हमारी वो वैल्यू इसकी, ये वैल्यू उसके बराबर हुई। समझ में आया। तो ये रेजोनेंस है। देखो कोई एक स्ट्रक्चर अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, कोई एक स्ट्रक्चर अकेले एक्सप्लेन नहीं करा, उसके लिए हमने क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाए और उसका एक कंक्लूसिव स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, इन बोथ स्ट्रक्चर वी हैव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। दोनों स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। द नॉर्मल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड नॉर्मल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स आर 148 pm एंड 121 pm रिस्पेक्टिवली, वही बॉन्ड लेंथ लिख दिया है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन मॉलिक्यूल आर सेम। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि जो भले ही दो टाइप के बॉन्डिंग हो रही है मगर जो बॉन्ड लेंथ है वहाँ पे दोनों कंडीशन में बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, जो कि 128 pm निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स बनेंगे ओजोन में वो इंटरमीडिएट रहेंगे, मींस वो किसी भी तरफ रह सकते हैं। डबल बॉन्ड आपका किसी भी तरफ हो सकता है। इंटरमीडिएट डबल बॉन्ड जो वो शेयर्ड है, तीनों एटम्स के बीच में क्या है, शेयर्ड है। और जब हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है वो हमारी सही आ गई। मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को पूरी तरीके से क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। ना ही ये एक्सप्लेन कर पाया ना ही ये एक्सप्लेन कराया, सही दोनों है, गलत कोई भी नहीं है। मगर एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया था वो सिर्फ कौन एक्सप्लेन कर पाया, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन कर पाया। आई बात समझ में। ऐसे ही देखो कार्बोनेट आयन का बना हुआ है। कार्बोनेट आयन का देखो आपका क्या है, कार्बोनेट आयन का देखो आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2 माइनस होता है, ठीक है। तो अब देखो कार्बन ने तो अपनी देखो चारों वैलेंसी कंप्लीट कर ली, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट इस ऑक्सीजन को भी चलो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको 2 चाहिए थे। बट इन दोनों ऑक्सीजन का क्या, इन दोनों ऑक्सीजन ने क्या किया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के साथ की है और एक एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेंगे, जो दूसरे एटम से ये जुड़ेंगे, CO3 2 माइनस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो Na से जुड़ेंगे तो Na से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो जिससे जुड़ेंगे वो उससे क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ले
ले लेंगे। तो CO3 2- का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका जैसे मान लो कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीच वाला जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है इसी के साथ हो, नहीं, ये डबल बॉन्ड इस यहाँ पे भी बन सकता है। ये यहाँ पे गलत लग गया है, देखो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। जिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो माइनस वहीं पे लगेगा। तो देखो, ये डबल बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन के साथ भी रह सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ भी रह सकता है, और इस ऑक्सीजन के साथ भी रह। अब किस स्ट्रक्चर को आप सही कहोगे? ये तीनों स्ट्रक्चर ही सही हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया इस तरीके का, देखो इस तरीके का, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये हमारा शो कर रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, वो तीनों जगह पे क्या है, डीलोकलाइज्ड है। वो आपका इंटरमीडिएट है, तीनों जगह पे क्या है, इक्वली शेयर्ड है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आया जो कार्बोनेट आयन का क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। बात समझ में आई? इससे और डिटेलिंग जो रेजोनेंस की होगी वो जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब आपका आएगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज रिफर्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। कह रहा है कि जैसे मान लो कि अभी तो एनर्जी आपको दी नहीं है, जब आप एनर्जी आपको जैसे जब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना तो आपसे पूछा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि इसकी एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी आपका दे दिया, फॉर एग्जांपल ये दे दिया 100, ठीक है, इसकी एनर्जी 100 दे दिया। अब आपका क्या गया, और इनकी एनर्जी मान लो इसकी 90, इसकी 99 और इसकी 89 ऐसे दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन जो हाइब्रिड की एनर्जी होगी और जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसकी जो एनर्जी होगी, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का, तो 100 माइनस आपका 90 हो जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड की जो एनर्जी है और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी जो एनर्जी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। हाइयर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड, हाइयर इज इट्स स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा हाइब्रिड की एनर्जी और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी के बीच में, मीन्स रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी, मतलब वो कंपाउंड उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जैसे हमने ओजोन का ऊपर देखा कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 2। कितने हैं? 2। और कार्बोनेट का देखो कितना है? 3। तो अगर आपको कह दिया कि ओजोन और कार्बोनेट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कार्बोनेट कहोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन जो भी है वो उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मीन्स अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो या आयंस का ट्रांसफर ना हो कि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके अलावा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इनकम्प्लीट आर मोर स्टेबल देन अदर्स विच कंटेन एटम्स ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उन एटम्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है उसमें हर एक एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो गए इन कंपैरिजन टू ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट ना हो। जैसे मान लो इन ऑक्सीजन का देख रहे हो, एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे। बट अगर यहीं पे CO2 अगर आप देख लो, CO2 को बना लो, तो CO2 में आप देखो कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होंगे। बात समझ में आई? तो ये रेजोनेंस के बारे में था। इससे और डिटेलिंग आपको ऑर्गेनिक में मिलेगी। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा।